अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है अकॉस्टिक प्रोटेक्शन, या इसको इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक प्रोटेक्शन भी कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अच्छा, ये नाम से जाहिर है अकॉस्टिक का मतलब होता है आवाज़ से मुतालिक, सूती आवाज़ से मुतालिक। प्रोटेक्शन मीन हिफाजत करना, यानी अकॉस्टिक मीन सूती आवाज़ से मुतालिक और प्रोटेक्शन मीन हिफाजत करना या निगहबानी करना। तो हम ये कह सकते हैं सूती निगहबानी यानी आवाज़ को बचाना, महफूज करना। किन आवाज़ों को? वो आवाज़ें जो हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं हैं। अनडिज़ायरेबल साउंड को हमने महफूज कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं इस कमरे में बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी आवाज़ आप तक जाए, मेरी एको या रिफ्लेक्शन आप तक ना पहुँचे। तो क्या करना पड़ेगा? मेरी आवाज़ जस्ट आप तक पहुँचे, बाकी जो रिफ्लेक्ट बैक हो के वापस आ रही हो वो ना आए मेरे पास। वो है मेरे लिए अनडिज़ायरेबल। मैं उसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ, उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो ऐसा तरीक़ाकार जिसमें हमने अनडिज़ायरेबल साउंड्स को सॉफ्ट या पोरस मटेरियल यूज़ करके प्रोटेक्ट कर लिया, वो क्या कहलाएगी? अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अनडिज़ायरेबल साउंड, a method by which undesirable sound are protected by using soft and porous materials। ये मटेरियल यूज़ करके हम जिस आवाज़ को सेव करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उस मेथड का नाम क्या कहलाएगा? अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अब इसको अकॉस्टिक प्रोटेक्शन के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अब उन तरीक़ों को समझने से पहले हमने ये देखना है कि एक आवाज़ दो मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल होते हैं, उनसे जब टकराने के बाद क्या इफ़ेक्ट पैदा होता है। सबसे पहले नंबर पे फ़र्ज़ करते हैं मैं एक मीडियम ले रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट जो कि हार्ड ऑब्जेक्ट है, सख्त है। उसके बरक्स एक और ले रहा हूँ जो कि जैसे डेब्रीज वगैरह हैं, पर्दे वगैरह लगे होते हैं, कर्टन्स वगैरह या सोफ़े वगैरह कमरे में पड़े होते हैं। ये हमारे पास है जी सॉफ्ट। इन दोनों में फ़र्क समझ रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि आवाज़ जाके किससे टकराए? हार्ड ऑब्जेक्ट से। सपोज़ यहाँ से जी साउंड वेव निकली और ये साउंड वेव जाके किससे टकरा रही है? हार्ड ऑब्जेक्ट से। तो जब ये हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराएगी ना, तो टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक हो गया? कब? जब ऑब्जेक्ट क्या होगा? हार्ड और प्लेन या स्मूथ भी कह सकते हैं, स्मूथ या प्लेन। जबकि इसके बरक्स देखें तो ये यहाँ क्या हुई? रिफ्लेक्शन। इसके बरक्स अगर मैं ऐसा ऑब्जेक्ट लूँ जो सॉफ्ट हो और स्मूथ ना हो, बल्कि वो उसके अंदर इरेगुलरिटी हो, इरेगुलर ऑब्जेक्ट हो, यानी वो बिल्कुल प्लेन नहीं होना चाहिए, थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए। अब जब यहाँ से सपोज यहाँ से साउंड वेव पैदा हुई है और ये साउंड वेव जाके जो ही इससे टकराएगी, तो टकराने के बाद अब वो वापस नहीं आएगी, बल्कि क्या होगा? वो वहीं पे उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। यहाँ जो फिनोमेना होगा वो क्या कहलाएगा? अब्जॉर्प्शन। इसका मतलब एक तो हमने यहाँ से ये देख लिया कि जहाँ साउंड वेव रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करती है, वहीं पर वो एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना भी शो करती हैं। तो हमने एक्चुअली अकॉस्टिक प्रोटेक्शन में रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों फिनोमेना को यूज़ करके क्या करना है? अनडिज़ायर जो साउंड है, अनडिज़ायरेबल साउंड को क्या करना है? हमने सेव कर लेना है, एक जगह एब्जॉर्ब करा लेना है। जहाँ एब्जॉर्ब कराने की ज़रूरत होगी वहाँ ये मेथड यूज़ करेंगे, और जहाँ रिफ्लेक्ट कराने की ज़रूरत होगी वहाँ ये मेथड यूज़ करेंगे। अब दोनों मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज़ करके हम देख रहे हैं कि कैसे ये पॉसिबल है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने एब्जॉर्प्शन वाला फिनोमेना देखना है कि एब्जॉर्प्शन वाले फिनोमेना के थ्रू अकॉस्टिक प्रोटेक्शन करानी है, तो उसके लिए क्या करें? एक रूम ले लें जी। एक रूम के अंदर अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो जब आप बोलेंगे आपकी आवाज़ क्या होगी? गूंजेगी। क्यों? क्योंकि उस रूम के अंदर दीवार वगैरह जो है वो एक तो प्लेन है, दूसरा हार्ड है। तो मैंने कहा कि वहाँ प्लेन और हार्ड ऑब्जेक्ट पड़े हों तो साउंड इससे क्या होगी? गूंज पैदा होगी।
ठीक हो गया। इसके बरक्स इसी रूम के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर जी मैं नीचे कारपेट बिछा देता हूँ, नीचे कारपेट बिछा दी, एक तो ये नीचे वो हो गया, ठीक है, सॉफ्ट सरफेस होगी। अच्छा, अब इसके अंदर हमने एक बेड भी रख दिया, साथ हमने जी जो खिड़कियाँ हैं उनके कर्टन्स भी लगा दिए। सिमिलरली हमने इसके अंदर एक सोफ़ा भी रख दिया। अब मैक्सिमम चीज़ें हमने कौन सी रख दी हैं, सॉफ्ट। अब जब हम बोलेंगे ना, बोलने के दौरान हमारी जो साउंड वेव होगी वो इन तमाम चीज़ों से क्या होगी, जाके टकराएगी। अब मैंने कहा कि जब ऑब्जेक्ट होगा सॉफ्ट तो जाके टकरा के वापस आने के बजाय क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगी, तो सारी साउंड क्या हो जाएगी, इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी। यार एक जगह सिर्फ ऊपर से छत थोड़ी सी बच जाएगी जिससे वो टकरा के वापस आ जाएगी, यानी हमारी मैक्सिमम वॉइस अब्जॉर्ब होगी। तो अब हमें हमारी आवाज़ दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होके नहीं आएगी। तो यूँ इससे एक बात ये वाज़ेह होगी, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, तो अब वाले जो लेक्चर हैं ये क्या हो, इनकी वॉइस आपको वीडियो अगर कभी आपने देखी हो तो इसके अंदर सुनाई देती है, दोबारा गूंज सुनाई देती है मेरी आवाज़ के साथ साथ बिहाइंड। जबकि अगर मैं इसी रूम के अंदर ये सारी चीज़ें इस तरह की लेके आ जाऊँ, इसके कर्टन भी लगा दूँ और इस तरह ये हार्ड ऑब्जेक्ट्स कम से कम कर दूँ, फिर क्या होगा, जस्ट मेरी आवाज़ इसमें जाएगी, उसकी रिफ्लेक्शन वापस नहीं जाएगी। तो ये जो बाहर में बाद में हमें जो रिफ्लेक्शन या इसकी इको सुनाई देती है, इसी को हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड वॉइसेस को रिमूव करते हैं। अक्सर जो लोग उससे वीडियो एडिटिंग से वाकिफ़ होंगे वो अक्सर जो बैकग्राउंड नॉइज़ होती है उसको रिमूव करते हैं। वो बैकग्राउंड नॉइज़ एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली यही रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है जो हमें बाद में सुनाई देते हैं। हम ड्यूरिंग एडिटिंग ये जो वेव है इसको ले रहे होते हैं, इसको हमने रिमूव करना होता है। ये भी उसके अंदर हम मैकेनिज्म यही वाला कर रहे होते हैं। बहरहाल एक तो तरीका ये हो गया कि हमने सॉफ्ट ऑब्जेक्ट से काम कर लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट हो, क्या उससे भी पॉसिबल है कि अनडिजायरेबल साउंड को हम साइड पे कर लें, या वो हमारे किसी काम के नहीं है हम उसको दूसरी साइड ले दें। या दूसरी चीज़ ये कि जहाँ मैंने ये कहा ना कि अनडिजायरेबल साउंड को प्रोटेक्ट कर लेना है, दूसरी जगह ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम डिज़ायरेबल साउंड को क्या कर लें, एक ही जगह पहुँचा लें जहाँ पहुँचानी है। मिसाल के तौर पर एक थिएटर हॉल है जी हमारे पास, थिएटर हॉल है जी, उसके अंदर ये स्टेज है और इस स्टेज में इसके ऊपर यहाँ फंक्शन वगैरह हो रही है, कोई भी एड्रेस हो रहा है, और इसके सामने यहाँ पर क्या बैठी हुई है, ऑडियंस बैठी हुई है, ठीक है। अब एक जो नॉर्मल हम मिस्टेक करते हैं डेली लाइफ में वो क्या है, शादी ब्याह में या कोई फंक्शन है या कोई जलसा है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेज है ना, तो स्टेज की फ्रंट साइड पर दो हम वो रख देते हैं, स्पीकर रख देते हैं और उनका मुंह हम ऑडियंस की तरफ कर देते हैं। या कोई जैसे मिसाल के तौर पर कोई मौलवी का वो होता है, नॉर्मली इसमें बयान होता है या किसी किस्म का भी उसमें, तो अब जो उसके करीब बैठा हुआ बंदा उसके कान में दर्द हो जाएगा, सर में दर्द होगा, लेकिन जो दूर बैठे हुए हैं वो आराम से बैठे रहेंगे। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हमारा टारगेट यहाँ पर ये है कि हमने क्या करना है, इस जगह पर ये देखना है कि तमाम ऑडियंस को इक्वल वॉइस है। जबकि हमारे यहाँ केस में डेली लाइफ में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि करीब पहली 2-3 लाइनों में जो लोग बैठे हुए हैं उनको वॉइस ज़्यादा जा रही है और जो दूर बैठे हैं उनको कम जा रही है। हम चाहते हैं कि एक ऑडियंस पर इक्वल वॉइस है, चाहे वो फ्रंट पे बैठे हैं चाहे एंड पे। उसके लिए जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उस टेक्निक का नाम क्या है, अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। इसके अंदर हमने क्या करना होगा, हार्ड और स्मूथ सरफेस यूज़ करनी होगी, और कुछ जगहों पर हार्ड स्मूथ के साथ साथ कर्व्ड सरफेस भी यूज़ करनी पड़ जाती है। वो कैसे, अभी हम ये तीनों चीज़ें चेक कर रहे हैं। पहले नंबर पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई ठहरा हुआ है जो परफॉर्मेंस दे रहा है, उसकी परफॉर्मेंस के लिए अब हम ये चाहते हैं कि इसकी वॉइस बिल्कुल ऑडियंस की तरफ जाए। पहला काम तो ये होगा कि इसके बिहाइंड हम क्या कर लें, साउंड बैरियर रख दें। साउंड बैरियर का फ़ायदा क्या होगा, साउंड बैरियर का फ़ायदा ये होगा कि वो साउंड जो कि कहाँ जा रही है, अब ये जो साउंड है ये तमाम अतराफ में जा रही है। अब हमें ये तो बात समझ आ जाती है कि सामने जो आवाज़ जाएगी वो सारी की सारी ऑडियंस की तरफ जाएगी, बट हमारा टारगेट ये है कि वो वॉइस जो पीछे की तरफ गई है वो पीछे जाके ज़ाया होने की बजाय ये भी वापस कहाँ जाए, ऑडियंस की तरफ। उसके लिए हमने क्या कर लिया, साउंड बैरियर रख दिया। अब अमूमन जो साउंड बैरियर रखते हैं ना वो कर्व्ड साउंड बैरियर होता है। कैसा, इस तरह का कर्वेचर होता है उसमें।
अब कर्ड साउंड बैरियर का फ़ायदा क्या होता है? कर्ड साउंड बैरियर का फ़ायदा ये है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये हमारे पास सोर्स है जहाँ से साउंड वेव पैदा हो रही है। ये साउंड वेव पीछे की तरफ कुछ यूँ जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, कुछ इस साइड पर, इस तरह साउंड वेव्स आएंगी। अब कर्ड बैरियर में साउंड जितने एंगल पर आके टकराती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उतने एंगल पर वापस जाएगी। अब फर्ज कर लें कि यहाँ से साउंड वेव आई तो ये जिस एंगल पे जाके टकराई थी उतने ही एंगल पे ये क्या होगी, वापस जाएगी। बेशक आप ये नॉर्मल यहाँ ड्रा करके चेक कर लें, इस तरह यहाँ करके चेक कर लें तो ये जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे वापस जाएगी। नॉर्मल ड्रा करके चेक कर लें, दोनों का एंगल सेम होगा। यानी यहाँ से बात क्लियर हुई कि कर्व्ड साउंड बैरियर यूज़ करने का बेनिफिट ये हो गया कि वो वॉइस जो पीछे ज़ाया हो रही थी हमने उसको सामने बैठे हुए एक एक ऑडियंस तक पहुँचा रही है। एक फ़ायदा तो ये हो गया किसको यूज़ करके, हार्ड और कर्व्ड सरफेस को यूज़ करके। अब दूसरी चीज़ ये है कि लास्ट पॉइंट इसका कि जो हमारे पास थिएटर रूम होते हैं, थिएटर रूम के अंदर हम उनकी जो छतें हैं ना, उन छतों को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि उसकी छतें बिल्कुल इस शेप में है कि जब साउंड वेव जाके टकराए ना, टकरा के वापस रिफ्लेक्शन उनकी सीटों के ऊपर हो। अब उनकी हमें करनी पड़ती है एडजस्टमेंट। कैसी एडजस्टमेंट होती है ये चेक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये यहाँ हमारे पास सीटें मौजूद हैं, मैं चंद एक सीटें यहाँ पे बना रहा हूँ। पहला काम ये देखा होगा आपने थिएटर में या जैसे मुख्तलिफ सेमिनार हॉल होते हैं, सबसे पहले वाली जो रो है ना वो नीचे होगी, दूसरी उससे ऊपर, तीसरी पीछे वाली उससे ऊपर, जो एंड वाली होगी ना रो वो सबसे ऊपर होगी। ऐसा होता है ना। और वो करने की बेसिक रीज़न क्या होती है? एक चीज़ तो आपने ये ऑब्जर्व की होगी कि सबसे पीछे वाली रो सबसे ऊंची होती है और सबसे आगे वाली रो सबसे नीचे होती है। अब हमारा टारगेट ये होता है कि, और एक और चीज़ भी आपने वहाँ नोट की होगी कि वहाँ स्टेज पर जो स्पीकर पड़े होते हैं ना, उन स्पीकर के जो रुख होता है वो ऑडियंस की तरफ नहीं होता। कहाँ होते हैं? उन स्पीकर का रुख साइड पे जो दीवारें ठहरी हैं ना, इन दीवारों की तरफ होगा या छत की तरफ होगा रुख। क्यों? उसकी वजह बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ये वाली जो दीवार है ना, ये दीवार उन्होंने बिल्कुल प्लेन नहीं बनाई हुई होती, ना ये दीवार प्लेन बनाई है। ये दीवार इस तरह से यूँ बनाई हुई है, इस तरह, फिर आगे इस तरह, फिर आगे इस तरह, फिर आगे इस तरह। इसका क्या बेनिफिट होगा? जब यहाँ से साउंड वेव आएगी, उन्होंने स्पीकर का मुँह इस साइड पर किया हुआ है, टकराएगी, टकराने के बाद अब उन्होंने उस दीवार का मुँह बिल्कुल एग्जैक्टली ऑडियंस के सामने किया हुआ है। जो ही साउंड वेव आई, जितने एंगल पे आके टकरा रही है उतने एंगल पे बिल्कुल उस ऑडियंस की पहली दो लाइनें, फर्ज करें हमने ये इस साइड वाली, ये जो हमारे पास दीवार बनाई हुई है कर्ड दीवार, फर्ज करें कि इनकी वेव्स सिर्फ पहली दो लाइनों पे जा रही हैं, रिफ्लेक्ट होकर साउंड वेव्स तो आएंगी और ये सिर्फ और सिर्फ पहली दो लाइनों पे भेजेगी और इक्वली भेजेगी, तो पहली दो लाइनों की आवाज़ क्लियर आएगी। अच्छा, अब उससे आगे जो कर्ड पोर्शन बना हुआ है वहाँ से साउंड वेव आई, टकराई, टकराने के बाद जितने एंगल से टकराई उतने एंगल पर अब ये जो पोर्शन बनाया है ये अगली दो लाइनों के लिए वहां साउंड वेव जाएगी। इस तरह मुख्तलिफ कार्ड पोर्शन यहाँ पे बना के हमने क्या टारगेट अचीव कर लिया है कि हर एक लाइन पर पर्टिकुलरली साउंड्स को इक्वली पहुंचा दिए। अब ये यहाँ से पहली दो लाइनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो साउंड वेव आएगी ये अगली दो लाइनों के लिए, इस तरह और साउंड वेव आई अगली दो लाइनों के लिए, इस तरह अप टू स्वान। आप ये देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि ये जो पहली दो लाइनें हैं इनके पास मैक्सिमम वॉइस है और जो एंड पे बैठे हैं उनके पास कम वॉइस है, ऐसा नहीं है, सबके पास इक्वल होगा। कभी आपका जाना हुआ ऐसा इधर BZU में या किसी और यूनिवर्सिटी में, उनका जो ऑडिटोरियम हॉल है ना बड़ा, उसके अंदर यही मैकेनिज्म है। या आप BZU के अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, उनके बड़े ऑडिटोरियम हॉल में, सेमिनार हॉल में, वहाँ सारा यही सेम फंक्शन है। उन्होंने अकॉस्टिक प्रोटेक्शन के कंसेप्ट को इस्तेमाल करके ये सारा फीचर वहाँ अडॉप्ट कराया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास अकॉस्टिक प्रोटेक्शन यानी सूती निगहबानी की अहमियत।